नमस्ते हिंदी प्रेमियों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को रमनिका गुप्ता द्वारा लिखित आत्मकथा का दूसरा खंड आप उदरी पर चर्चा की थी, वही चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रमनिका गुप्ता का जो चरित्र इस आत्मकथा में आया है वह चरित्र साहसी, संघर्षी और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी लड़की के रूप में है। वह तरह तरह के संघर्ष इस आत्मकथा में आते हैं, जैसे उनका पारिवारिक संघर्ष है, प्रेम विवाह के लिए संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष है। राजनीतिक संघर्ष में एक स्त्री होने के नाते उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है वह भी है। जैसे कोयला खदानों के मज़दूरों के लिए उनका हक दिलाने के लिए भी वह संघर्ष करती है। जैसे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए भी संघर्ष करती है। आदिवासी स्त्रियों के लिए भी वह संघर्षरत है। उसके बाद अपना शारीरिक यानी अपना स्वयं का वह शारीरिक संघर्ष भी उनका इस आत्मकथा में आते हैं। जैसे एक स्त्री होने के नाते हर क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते समय उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा या कैसा कैसा संघर्ष उनके जीवन में आया है, वह भी तत्कालीन समय में जब बिहार और झारखंड एक था। और उस समय की यह स्थिति इस आत्मकथा में आई हुई है। अब लेखिका 80 साल की हो चुकी है, अभी भी वह कार्यरत है, दिल्ली में रमनिका फाउंडेशन चला रही है। जैसे वह आत्मकथा में अपने बाल्यकाल का भी वर्णन करती है। बाल्यकाल में लेखिका अपनी ही दुनिया में खो जाती थी और उनका शारीरिक शोषण हुआ था, जिस वजह से दिन के उजाले में वह उस अंधेरी रात और सांप बनकर डसने वाले नाग से घृणा और नफरत करती है। वही अंधेरी रात में चुपचाप सब सह लेती है ताकि सामंती परिवार में बेटियों की इज्जत न चली जाए। अपने माता पिता के व्यवहार के कारण उसके भीतर वह डर बैठ जाता था या बैठ गया था कि उसे मार पड़ सकती है। बड़ी ही बहादुर लड़की है रमनिका। वर्तमान में रमनिका जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो यौन शोषण का शिकार होती हैं और शिकार होने के बाद आत्महत्या करती है। लेखिका उन आत्महत्या करने वाले स्त्रियों के लिए या लड़कियों के लिए एक आदर्श स्थापित करती है और उनका मानना है कि जो व्यक्ति हम पर अन्याय करता है या हमारा शोषण करता है, अगर वह सिर उठाकर चल सकता है तो हम क्यों नहीं। हम उसके बारे में हमारे दिमाग में ख्याल क्यों लाते हैं, उसके बारे में हमें सोचना तक नहीं चाहिए। और इसके विपरीत लेखिका कहती है कि जितना ही मुझ पर शोषण हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ, उतनी ही मैं ताकतवर बन गई और शक्तिशाली बन जाती थी। कितने भी जुल्म शोषण उसका हुआ हो, वह कभी भी डगमगाती नहीं है। उसके साथ कोई नहीं है, वह अपने आप में ही एक पूर्ण है, यानी अकेली है। वह हर स्थिति का, हर मुसीबत का सामना डट कर करती है। वह जो देखती है, अनुभव करती है, उसका प्रभाव उसके चरित्र पर होता हुआ हमें इस आत्मकथा में दिखाई देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह बड़ी होती है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवार, समाज, मास्टर के साथ विद्रोह करना वह शुरू कर देती है। अब मास्टर के साथ विद्रोह क्यों करती है, ऐसा प्रश्न आपको पड़ सकता है, क्योंकि मास्टर पूरनचंद द्वारा लेखिका का यौन शोषण होता है। इसीलिए वह बड़ी होने के बाद उस मास्टर का पर्दाफाश करती है और उसे अपने घर से निकलवा देती है। सब परिवार के सामने यह बात खोलती है। वैवाहिक यानी प्रेम विवाह भी होता है लेखिका का। प्रेम विवाह करने के लिए भी बहुत सारा विद्रोह लेखिका को करना पड़ता है। वह घर का विरोध सहन करती है और एक विजातीय लड़के के साथ, जिसका नाम था प्रकाश गुप्ता, उनके साथ शादी करती है। वैवाहिक जीवन के साथ बच्चों का भरण पोषण करना, नौकरी करना, यानी अपना शरीर में जो बदलाव होता है, लेखिका का बहुत बार गर्भपात भी होता है। इस वजह से
वह शारीरिक संघर्ष भी करते हैं। उनके जीवन में दो शौक रहे हैं, एक नृत्य और दूसरा नटी बनने का। और नृत्य वो सीखती है और नटी बनने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करती है। हीरोइन बनने के लिए वह तरह तरह के कार्य भी करती है, नाटक में काम भी करती है। घर का विरोध तो लेखिका को था ही। अपने भाई द्वारा जब एक बार बात कही जाती है कि अगर तुम हीरोइन बनोगी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो लेखिका पलटकर जवाब देती है, गोली चलाना मुझे भी आता है। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि लेखिका कुछ भी सहती नहीं है, उसे पलटकर जवाब देना आता है, वह चुपचाप सहती नहीं है। अगर वह अपना स्वप्न पूरा नहीं कर पाती, लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा कार्य यह है कि वह समाज के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर देती है, समाज कार्य में स्वयं को झोंक देती है, जिसके लिए वह राजनीति में प्रवेश करती है। यह आत्मकथा इसलिए प्रौढ़ आत्मकथा है कि कम उम्र के पाठक अगर यह आत्मकथा पढ़ेंगे तो उत्तेजित हो सकते हैं, क्योंकि शारीरिक संबंधों के बारे में पढ़ने के बाद किसी के भी मन में उन संबंधों के बारे में सोचने के लिए उनका मन मजबूर हो जाता है और उनके मस्तिष्क पर यौन शोषण को लेकर गहरा असर हो सकता है, जिसके कारण उनके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ सकता है, जो स्वाभाविक है। अब लेखिका राजनीति में प्रवेश करती है, पहले कांग्रेस पक्ष में, बाद में सोशलिस्ट पक्ष में, यानी वो प्रवेश करती है। और तरह तरह के, यानी उनका मानना है कि राजनीति में स्त्री सुरक्षित नहीं है। स्त्री की तरफ देखने का नज़रिया राजनीति में गलत है। बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, जो बाहर स्त्री मुक्ति के नारे लगाते हैं, वही लोग चार दीवारी के भीतर स्त्री का शोषण करते हैं। और वही शोषण, यानी लेखिका कहते हैं कि मेरा भी राजनीतिक शोषण हुआ है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, जैसे कुजू में अलग अलग जगह पर स्त्री लेखिका वहाँ पर कार्यरत है, कार्य करती है, उनका हक दिलाती है मज़दूरों का। और फिर लेखिका ने इस आत्मकथा में अपने दो रूप बताए हैं, जैसे एक बुरी लड़की और अच्छी लड़की। आत्मकथा में जो लड़की आई है वह अत्यंत तर्कशील है, उसका स्वभाव विद्रोही है, स्वयं अपना रिवाज चलाती है, पुरानी बातें नहीं मानती, चालाक और बुद्धिमान भी है, किसी का हुक्म उसे पसंद नहीं है, वह अपना फैसला सुनाती है। वह नितांत अकेली लड़की है, आरोपों लांछनों से घिरी हुई है, सभी गोपनीयता के नियम तोड़ देती है और दोहरे मापदंड जो हमारे समाज में अभी तक है, यानी उसका भी वो विरोध करती है, वह सब तोड़ देती है। और रीति रिवाज संस्कार जो चलते आए हैं उसका भी वो विरोध करती है। जैसे एक प्रसंग लेखिका का आत्मकथा में आता है कि उनकी माँ द्वारा कहा जाता है कि सिर ढककर चलो। अच्छे घर की लड़कियां सिर ढककर चली जाती है, तो वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं बनना है, मैं सिर ढककर नहीं चलूँगी, मुझे ऐसा ही जाए। और अपनी मर्जी से वो कार्य करती है, उसे जो अच्छा लगता है वह लेखिका करती है। वह अपने आप से मित्रता करती है, अपने भीतर की अच्छी लड़की के साथ, जैसे मैं कहा जाता है, उस मैं के साथ वह दोस्ती करती हैं। कितना आत्मविश्वास है इस लड़की में। यानी आत्मकथा की जो नायिका है रमणीका गुप्ता, जो अपने आप को स्वयं अच्छा समझती है, हमेशा ऊर्जावान होकारार्थी रहती है। नकारात्मकता उसके जीवन में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती। समाज चाहे कितना भी बुरा उसे कहे, वह स्वयं अपने आप को अच्छी लड़की के रूप में ही देखती है।
सामंती परिवार के प्रेम प्रसंगों के बारे में भी आत्मकथा में विस्तार से वह लिखती है, जिसमें बाहर से प्रतिष्ठा का दिखावा करने वाले अंदर से कितने खोखले होते हैं, कितने रिश्तेदारों में ही उनके प्रेम प्रसंग चलते हैं। इसका असर बाल मन पर परंपरा और विरासत का होता है, जैसे रमणिका गुप्ता पर हुआ था। बचपन में बच्चों पर यौन संबंधों के संस्कार घर के बड़ों द्वारा या माता पिता द्वारा किस तरह होते हैं, इसका परिचय भी हमें इस आत्मकथा से होता है। नौकर रामू द्वारा लेखिका का बचपन में ही यौन शोषण करना और बड़े बड़े परिवार वाले अपने नौकरों के भरोसे बच्चों को छोड़ना आम बात है। इसका ही फायदा उठाकर ये लोग बच्चों का यौन शोषण करते हैं। लेखिका आत्मकथा में स्वयं कहती है कि मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा है कि पहले झेल लेना, बाद में झुंझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़की का यही तरीका है। यह तो अब समझ आ रहा है कि वह सब क्या था जिसने बचपन में ही मेरे भीतर भय, असुरक्षता और भीरुता के बीज बोने की कोशिश की। ये अप्रिय संस्कार मुझे नौकरों ने, सगे संबंधियों ने या घर आए मेहमानों ने दिए हैं। अंततः इस आत्मकथा के बारे में हम यह कह सकते हैं कि आत्मकथा में आज तक के स्त्री विषयक गोपनीयता को ही चकनाचूर कर दिया है। जो घटित हुआ है, लेखिका ने उसे भोगा है, तो लिखने में कैसी हिचकिचाहट। यह लेखिका के पास ही नहीं, वह अत्यंत खुले रूप से सभी हमारे सामने साझा करती है। इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद निम्न निष्कर्ष भी हम निकाल सकते हैं, जैसे लेखिका का परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करना, सामंतवादी परिवार का चित्रण, यानी बच्चों पर यौन शोषण का कैसा असर होता है, यौन शोषण का भी चित्रण इसमें आता है। स्त्री चरित्रों के माध्यम से तत्कालीन स्त्री जीवन की त्रासदी का भी चित्रण इसमें आए है। उपभोक्तावाद की अवधारणा भी इस आत्मकथा में स्पष्ट होती है। छुआछूत, पर्दा प्रथा का भी विरोध करती है। स्त्री उपेक्षा, दोहरे मापदंड, बाल सुबोध मन के प्रश्न इस आत्मकथा में स्त्री के प्रति देखने का दृष्टिकोण, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीति में या फिल्म सिटी में, यह भी इसमें दिखाया गया है, उसका चित्रण भी आता है। ईसाई बंगाली स्त्रियों की कथा भी इस आत्मकथा में आती है। स्त्री जीवन का संघर्ष के साथ शारीरिक, पारिवारिक, आत्मिक, विद्रोही रूप में आज़ादी के दिनों का भी संघर्ष है। महिलाओं के लिए और उनके हक के लिए भी संघर्ष है। यानी लेखिका ने अपने पूरे जीवन को आत्मकथा में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से चित्रण किया है। संबंधों की गिरावट, शारीरिक शोषण, सामंतवादी विचारधारा, कोयला खदानों के मजदूरों के लिए संघर्ष, यानी अलग अलग व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली स्त्री का चित्रण इस आत्मकथा। यह आत्मकथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अगर इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपका स्त्री के प्रति देखने का दृष्टिकोण ही बदल जा सकता है। स्त्री के लिए नहीं, हर पुरुष या हर हिंदी साहित्य के लिए नहीं, हर दूसरे भाषिक साहित्य पढ़ने वाले लोगों के लिए भी यह आत्मकथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति यह आत्मकथा पढ़ने के बाद अपने एक नए नज़र से स्त्री की तरफ देखेगा और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मेरे ख्याल से आत्मकथा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यह स्त्री लिख रही है और उसे किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यवस्था का उसे डर नहीं है, भय नहीं है, और वह खुलकर अपना चरित्र समाज के सामने रखती है, ताकि आने वाले समय में इस आत्मकथा को पढ़कर और भी स्त्रियां अपने ऊपर हुए अन्याय का विरोध कर सके, लिख सके। इस आत्मकथा में बहुत कुछ है लिखने जैसा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी रुकती हूँ और कोशिश करूँगी कि इस आत्मकथा के बारे में कुछ बोल सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद।